नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का SRL एकेडमी के YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम देखने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत काम में लिए जाने वाले जो वाहक होते हैं उनके बारे में। हम देखेंगे कि ये वाहक होते हैं, ये क्या होते हैं, कौन कौन से वाहक होते हैं जो काम में लिए जाते हैं, और इनमें से जो सबसे प्रमुख वाहक होता है जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मिड, उसके बारे में हम डिटेल से देखने वाले हैं। इस कारण ये वीडियो है, ये आप सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो शुरुआत करते हैं कि वाहक क्या होता है। देखो, बात कर रहे हैं हम वाहक की, या देखो इसे संवाहक भी कहा जाता है, और इंग्लिश में इसके लिए एक शब्द काम में लिया जाता है वेक्टर। इंग्लिश में इसके लिए एक शब्द काम में लिया जाता है वेक्टर। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वाहक होता क्या है। देखो, नाम से पता चल रहा है वाहक का मतलब हो गया कि कोई ना कोई एक ऐसा पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहा है। जैसे कोई भी व्यक्ति होता है, इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना होता है तो उसको वाहन की आवश्यकता होती है, किसी ना किसी साधन की आवश्यकता होती है, जिसके लिए हम बाइक काम में लेते हैं, कार काम में लेते हैं, ट्रेन काम में लेते हैं, तो ये वाहन है। उसी प्रकार से बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत मान लो किसी एक जीन को हमें किसी जीव के अंदर पहुंचाना है, तो उसके लिए हमें एक वाहक की क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। तो वास्तव में क्या है कि वाहक है वो है क्या? वाहक का मतलब हो गया ऐसा पदार्थ जो वांछित जीन को प्रपोषी जीव में पहुंचाता है। मतलब जो हमारा जीन है जिससे हम उत्पाद बनाना चाहते हैं, जिससे हमारे लिए कोई फायदेमंद चीज हम बनाना चाहते हैं, उस जीन को हमें किसी जीव के अंदर पहुंचाना है, तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? वाहक की जरूरत पड़ेगी, वेक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब यह हो गया है कि वाहक होता है ये जीन को, और कौन से जीन को? वांछित जीन को, जिसे हम क्या प्राप्त करना है? उत्पाद प्राप्त करना है। उस वांछित जीन को कहां पहुंचाने का कार्य करता है? परपोषी जीव में, परपोषी जीव के अंतर्गत पहुंचाने का क्या करता है? कार्य करता है। एकदम सिंपल सी बात होगी, बिल्कुल भी रटने की जरूरत है नहीं, क्योंकि रटने की कोई चीज ही नहीं है। रटकर कितने एक दिन याद रखोगे? तो वाहक हो गया है ये कोई ना कोई एक ऐसा पदार्थ हो गया है। अब देखो, पदार्थ या हम ऐसे बोल दें कि कोई ना कोई एक जीव हो गया है। अब वाहक के रूप में हम कौन से एक को काम में लें, तो वो डिपेंड करता है कि हमारा प्रपोषी जीव कौन सा है। हमारा प्रपोषी जीव कौन सा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम वाहक के रूप में किस जीव को या किस अणु को हम काम में लेने वाले हैं। जैसे यदि आपका प्रपोषी जीव है जीवाणु, यदि प्रपोषी जीव है क्या? जीवाणु, जो सबसे मुख्य है, सबसे मुख्य प्रपोषी यही है, जीवाणु। तो इसके लिए हम वाहक कौन सा काम में लेंगे? वाहक हम काम में लेंगे क्या? एक तो हम लेते हैं प्लाज्मिड। क्या काम में लेते हैं? प्लाज्मिड काम में लेते हैं। इसके अलावा हम यहां पर ले सकते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस। बैक्टीरियोफेज वायरस, तो ये काम में ले सकते हैं। और इस प्लाज्मिड के अन्य रूप होते हैं, जैसे कोस्मिड भी होता है,
फोस्मिड भी होता है, ये भी वाहक ही होते हैं, लेकिन अभी हमें ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। हमें तो केवल यह ध्यान रखना है कि यदि जीवाणु है प्रपोसी कोशिका, जीवाणु के अंदर किसी हमें हमारे जीन को पहुंचाना है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जिसका उपयोग किया जाता है वो होता है वाहक। इसके अलावा बैक्टीरियोफेज वायरस का भी काम में लिया जाता है। इसके बाद में देखो, यदि वो है आपकी क्या, पादप कोशिका, प्रपोसी जीव कौन सा है, पादप कोशिका है, तब वाहक के रूप में हम किसे काम में लेंगे, तब हम वाहक के रूप में एग्रोबैक्टीरियम, ट्यूमीफेशियंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस नाम का क्या होता है, एक जीवाणु, उसको हम वाहक के रूप में काम में लेते हैं। यदि हमारी प्रपोसी जीव है या प्रपोसी कोशिका है वो कौन सी होती है, पादप कोशिका। और यदि है जंतु कोशिका, यदि वो क्या है, जंतु कोशिका, तो उसके लिए हम वाहक काम में लेते हैं, वो हम काम में लेते हैं क्या, इसके लिए हम काम में लेते हैं रेट्रोवायरस। इसके लिए हम क्या काम में लेते हैं, रेट्रोवायरस को काम में लेते हैं। तो ध्यान रखना, वाहक होते हैं, ये डिपेंड करता है हमारा किसके ऊपर, प्रपोसी के ऊपर। सामान्य रूप से प्रपोसी के रूप में जीवाणु को काम में लिया जाता है, और यदि जीवाणु प्रपोसी है तो इसमें वाहक कौन सा काम में लेंगे, हमें प्लाज्मिड या बैक्टीरियोफेज वायरस। इस प्लाज्मिड के अन्य रूप भी होते हैं, कोस्मिड, फोस्मिड वगैरह, वो थोड़ा सा नाम आपका सुना हुआ हो तो कहीं पर आपके आ जाए तो थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी यदि पादप कोशिका है प्रपोसी जीव तो आपका आ जाएगा आपका एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस, और यदि जंतु कोशिका है तो फिर कौन सा रहेगा आपका, रेट्रोवायरस। तो सबसे पहले हम इस प्लाज्मिड को देखने वाले हैं जो वाहक के रूप में काम में लिया जाता है। भाई वाहक के रूप में सबसे ज्यादा जो काम में लिया जाता है वो काम में लिया जाता है प्लाज्मिड। ये प्लाज्मिड क्या होता है, कैसा होता है, सबसे पहले इसको हम समझने वाले हैं। तो चलो देखो भाई, किसको देख रहे हैं, हमें प्लाज्मिड को हमें देख रहे हैं, जो कि किस रूप में होता है, वाहक के रूप में होता है। देखो भाई, हालांकि मेरा आपको बताया हुआ है कि ये प्लाज्मिड होता क्या है, लेकिन फिर भी दोबारा देख लो कि मान लो कोई ये जीवाणु की कोशिका है, ये क्या है, जीवाणु कोशिका। तो जीवाणु कोशिका में क्या होता है कि केंद्रक तो होता नहीं है, जीवाणु कोशिका के अंदर केंद्रक तो होता नहीं है, और जब केंद्रक नहीं होता है तो फिर उसका आनुवांशिक पदार्थ कहां होता है, उसका डीएनए कहां होता है, तो एक स्थान पर आपका कुंडलित अवस्था में पाया जाता है। और ये जो संरचना होती है इसे कहते हैं हम केंद्रकाभ, न्यूक्लियोइड कहते हैं। ये होता है इसका आनुवांशिक डीएनए। क्या होता है भाई, आनुवांशिक डीएनए। किसमें, जीवाणु में, अर्थात बैक्टीरिया में। लेकिन बैक्टीरिया में इसके आनुवांशिक डीएनए के अलावा कुछ अन्य गोलाकार डीएनए के खंड भी पाए जाते हैं जो आनुवांशिक डीएनए का हिस्सा नहीं होते हैं। तो बैक्टीरिया में क्या होता है कि कुछ गोलाकार डीएनए के अन्य खंड भी पाए जाते हैं जो आपका आनुवांशिक डीएनए नहीं है। ये आपके जो गोलाकार डीएनए के खंड हैं, गोलाकार डीएनए के जो खंड हैं, इन खंडों को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। तो याद रखना, प्लाज्मिड वास्तव में क्या होता है, प्लाज्मिड आपके जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया में आनुवांशिक डीएनए के अलावा
पाए जाने वाले गोलाकार डीएनए के क्या होते हैं, खंड होते हैं, और इन्हें हम वाहक के रूप में काम में लेते हैं। किस रूप में काम में लेते हैं, वाहक के रूप में काम में लेते हैं। कहां पर, बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत। तो आपकी एक बात समझ में आ गई कि प्लाज्मिड है क्या। तो मैं यहां पर लिख दूं कि प्लाज्मिड क्या होता है, जीवाणु में उपस्थित गोलाकार डीएनए के खंड जो आनुवांशिक पदार्थ नहीं होता है, नहीं होता है, तो वो आपका क्या होता है, प्लाज्मिड होता है। इसको तो यहां से हम हटा देते हैं। तो ये तो हमें पता चल गया कि प्लाज्मिड क्या होता है। अब देखो, ये जो प्लाज्मिड होता है, हमें पता तो चल गया इसको हम वाहक के रूप में काम में लेते हैं, लेकिन वाहक के रूप में कौन से प्लाज्मिड को हम काम में लें, कैसे प्लाज्मिड को हम काम में लें, क्योंकि अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया हैं और उनमें तो अलग अलग प्रकार के आपके प्लाज्मिड होंगे। तो कौन से प्लाज्मिड को काम में लिया जाएगा, उसके अंतर्गत कौन कौन से गुण होने चाहिए, इसके बारे में हमें समझना है। इसके बारे में हमें क्या करना है, समझना है। तो हमें क्या समझना है भाई, वाहक जिसमें हम बात कर रहे हैं प्लाज्मिड की के गुण, या फिर इसे हम बोल सकते हैं विशेषताएं, उसमें क्या क्या होनी चाहिए। सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है, सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है कि एक ऐसा प्लाज्मिड तैयार किया गया है जो कृत्रिम रूप से तैयार किया गया है, और इसमें बहुत सारी विशेषताएं हैं, ये इसके अंतर्गत डाली गई हैं, और वो आपके बायोटेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा काम में आने वाला क्या है, प्लाज्मिड। तो एक प्लाज्मिड है कृत्रिम प्लाज्मिड, जिसका नाम होता है आपका क्या, PBr 322। एक प्लाज्मिड है जिसका नाम है PBr 322, और यह सर्वाधिक काम में आने वाला प्लाज्मिड है। इसको कृत्रिम रूप से क्या किया गया है, तैयार किया गया है। इस प्लाज्मिड की क्या क्या विशेषता है, इस प्लाज्मिड की क्या क्या विशेषता है, सबसे पहले इसके हम डायग्राम को समझते हैं। इसके डायग्राम को समझते हैं। देखो, हमें पता है कि प्लाज्मिड होते हैं गोलाकार डीएनए के क्या होते हैं, खंड होते हैं। प्लाज्मिड आपके गोलाकार डीएनए के क्या होते हैं, खंड होते हैं। तो ये गोलाकार डीएनए का क्या है, एक खंड। इस गोलाकार डीएनए के खंड में बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, बहुत सारे स्थल होते हैं जिनको हम समझने वाले हैं। सबसे पहले आप एक बात समझो कि इसमें एक जगह होती है, PBr 322 में एक जगह होती है जिसे हम कहते हैं ORI, जिसे हम क्या कहते हैं, ORI। एक जगह इसके अंतर्गत जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, ROP। ROP ये क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, ये सब कुछ हम देखने वाले हैं। पहले आप देख लो कि ये जो PBr 322 होता है उसमें होते कौन कौन सी जगह है। इसके अलावा यदि हम देखें तो इसमें कुछ पहचान योग्य जगह भी पाई जाती हैं, पहचान योग्य स्थल पाए जाते हैं। कुछ पहचान योग्य क्या पाए जाते हैं, स्थल पाए जाते हैं। और ये जो पहचान योग्य स्थल होते हैं, ये
आपके प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन होते हैं। अब वो क्या होते हैं हम देखने वाले। ये आप ऐसे मानो एम्फिसिलिन नाम का एक एंटीबायोटिक है, उसके लिए रेजिस्टेंस वाला जीन है, और इसी प्रकार से यहां पर भी एक जीन है जिसकी वजह से इसमें एक एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस आ गया है। और उसका नाम है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। क्या है, कैसे हैं, ये सब कुछ हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम डायग्राम को समझ रहे हैं। इसके अलावा इस जो आपका प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड के अंतर्गत आपके बहुत सारे जो प्रतिबंधन एंजाइम अर्थात रेस्ट्रिकेशन एंजाइम होते हैं, उनके काम करने के लिए स्थल होते हैं। वो इस प्लाज्मिड को वहां से काट सकते हैं। बहुत सारे एंजाइमों के स्थल हैं। जैसे इसमें एक एंजाइम का स्थल है जिसका नाम है PST फर्स्ट। ये एक एंजाइम का नाम है। PST फर्स्ट। एक एंजाइम का नाम होता है PVU फर्स्ट, उसका भी स्थल इसके अंतर्गत पाया जाता है। इसके अलावा एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है EcoR फर्स्ट, उसका स्थल पाया जाता है। एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है आपका क्या, CLA फर्स्ट। एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है हिंड थर्ड, उसके स्थल भी यहां पर पाया जाता है। इसके अलावा यदि हम देखें तो इसमें एक स्थल पाया जाता है PST सेकंड का। एक स्थल होता है साल फर्स्ट नाम के एंजाइम के लिए। यहां पर एक स्थल और होता है जिसे हम बोलते हैं PVU सेकंड के लिए। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो डायग्राम हमने बनाया है, ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, यह है PBR 322 का। किसका डायग्राम है, PBR 322। और ये डायग्राम है, ये जो प्लाज्मिड है, ये कृत्रिम रूप से तैयार किया गया क्या है, एक प्लाज्मिड। इस प्लाज्मिड के अंतर्गत बहुत सारी क्या होती हैं, विशेषताएं पाई जाती हैं। अब एक अच्छे प्लाज्मिड की जो भी विशेषताएं हैं वो इसके अंतर्गत उपस्थित हैं। अब आपको क्या पता चलेगा कि एक अच्छे प्लाज्मिड में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। हमें कैसे पता चलेगा, हमें पता चलेगा क्योंकि हम पढ़ेंगे, हम जानेंगे उन विशेषताओं को। तो सबसे पहली विशेषता किसी भी प्लाज्मिड के अंतर्गत होनी चाहिए, वो होनी चाहिए कि उस प्लाज्मिड के अंतर्गत एक ऐसी जगह होनी चाहिए जिसे हम बोलते हैं ORI। एक ऐसा स्थल होना चाहिए जिसे हम क्या बोलते हैं, ORI। ये ORI है क्या, तो देखो भाई, सबसे पहली विशेषता होनी चाहिए कि उसके पास क्या होना चाहिए, प्रतिकृति का उद्गम स्थल, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है ORI। कोई भी एक प्लाज्मिड होता है, कोई भी एक प्लाज्मिड होता है, उस प्लाज्मिड के पास एक प्रतिकृति का उद्गम स्थल होना चाहिए। क्यों भाई, और ये है क्या, तो देखो कोई भी डीएनए होता है, जैसे प्लाज्मिड भी एक डीएनए है, कोई भी डीएनए होता है, उसको अपनी कॉपी बनानी है, उसको अपनी प्रतिकृति बनानी है। क्योंकि हमारे जीन की जितनी ज्यादा से ज्यादा कॉपी बनेंगी, उतना ज्यादा से ज्यादा उत्पाद बनेगा। तो हमें उसकी कॉपी बनानी पड़ेगी, और कॉपी बनानी है तो कॉपी आपके डीएनए की प्रतिकृति कहां से स्टार्ट होगी, एक विशेष जगह से प्रारंभ होती है। और डीएनए की प्रतिकृति, डीएनए की कॉपी बनना जिस विशेष स्थल से प्रारंभ होती है उसे कहा जाता है प्रतिकृतिकरण का उद्गम स्थल। उसे क्या कहा जाता है, प्रतिकृतिकरण का उद्गम स्थल, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन उसे कहा जाता है।
तो किसी भी प्लाज्मिड में ये ORI होना ही होना चाहिए। अगर उसके पास ORI नहीं है तो वो प्लाज्मिड अपनी कॉपी नहीं बना सकता, और जब प्लाज्मिड कॉपी नहीं बना सकता उसके अंतर्गत हम हमारा जीन डालकर करेंगे क्या? अरे हमारा उद्देश्य यह है कि उस जीन की ज्यादा से ज्यादा लाखों करोड़ों प्रतिकृति बना ले, और जिससे ज्यादा से ज्यादा एंजाइम का या ज्यादा से ज्यादा पदार्थ का ज्यादा से ज्यादा उत्पाद का निर्माण करें। लेकिन उसके पास कॉपी बनाने का स्थल ही नहीं होगा तो उसका हम करेंगे क्या? तो इसका मतलब यह तो सबसे मुख्य विशेषता है कि उसके पास प्रतिकृतिकरण का उद्गम स्थल होना चाहिए, और इसी को शॉर्ट में क्या कहा जाता है? ORI कहा जाता है। समझ में आ गया होगा कि ORI क्या है, और यह सभी प्लाज्मिडों के पास होना चाहिए जो हम वाहक के रूप में काम में ले रहे हैं। दूसरी बात, दूसरी क्या विशेषता होनी चाहिए? पहचान योग्य स्थल। क्या होना चाहिए भाई? पहचान योग्य स्थल होना चाहिए, या जिसे हम बोलते हैं वर्ण योग्य स्थल। वर्ण का मतलब चुनाव करने के लिए उसके पास क्या होना चाहिए? स्थल होना चाहिए, कोई ना कोई एक ऐसी जगह होनी चाहिए जिसके द्वारा हम हमारे प्लाज्मिड को पहचान सकें, जिसके द्वारा हम हमारे प्लाज्मिड को पहचान सकें कि ये प्रपोसी के अंदर पहुंच गया या नहीं पहुंचा। क्योंकि हमें सीधा सीधा तो दिखेगा नहीं भाई, जो ये प्लाज्मिड है इतना छोटा साक है तो सीधा सीधा तो दिख नहीं रहा। जब दिख नहीं रहा तो इसको पहचानेंगे कैसे कि ये कोशिका के अंदर पहुंचा है कि नहीं पहुंचा? तो उसके लिए पहचान के लिए क्या होना चाहिए? स्थल होना चाहिए। उस प्लाज्मिड में कोई एक ऐसी विशेषता होनी चाहिए कि एक कोई ऐसा स्थल होना चाहिए जिसके द्वारा हम उसको क्या कर सके? पहचान कर सके और उसका चुनाव कर सके। इसी कारण से पहचान योग्य स्थल या वर्ण योग्य स्थल कहते हैं। जैसे अभी आपने इस डायग्राम में देखा है कि हमारे पास दो पहचान योग्य स्थल हैं। क्या है? दो पहचान योग्य स्थल। एक तो हमारे पास स्थल है एम्फिसिलिन का रेजिस्टेंस वाला जीन, और एक है हमारा टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंस वाला जीन। टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंस वाला जीन। अब आप समझ नहीं रहे होंगे कि ये है क्या, तो आप ध्यान से समझो भाई। आप ये समझो कि पहचानने के लिए हमारे पास कोई स्थल होना चाहिए, और पहचान योग्य स्थल होते हैं इसमें सामान्य रूप से हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होते हैं उनको काम में लेते हैं। आप सभी लोग जानते होंगे कि एंटीबायोटिक या जिसे हम बोलते हैं प्रतिजैविक, क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं प्रतिजैविक। रेजिस्टेंस को बोला जाता है प्रतिरोधी, और जीन का मतलब तो जीन होता ही है। प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन कहने का मतलब यह है, प्रतिजैविक होते क्या हैं? प्रतिजैविक ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो आपके क्या होते हैं कि किसी भी जीवाणु को क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। किसी भी जीवाणु को क्या कर देते हैं? नष्ट। उस पदार्थ को हम कहते हैं क्या? एंटीबायोटिक। और एंटीबायोटिक के आप टेबलेट वगैरह लेते हैं क्योंकि आपके बैक्टीरिया जो आपके शरीर में वृद्धि कर रहे हैं, जिसकी वजह से बुखार वगैरह आ रहा है, उसकी वृद्धि को क्या करना होता है? रोकना होता है, तो एंटीबायोटिक देते हैं। इसका मतलब यह हो गया कि एंटीबायोटिक ऐसे पदार्थ होते हैं जो आपके जीवाणुओं की वृद्धि को क्या करते हैं? रोकते हैं, उनकी वृद्धि नहीं होने देते हैं, उनको एक तरीके से नष्ट कर देते हैं। लेकिन यह एक ऐसा जीन है, यह एक ऐसा जीन है जो एक ऐसा पदार्थ बना रहा है, जो एक ऐसा पदार्थ बना रहा है जो उस एंटीबायोटिक के असर को खत्म कर देता है। अर्थात यदि यह जीन किसी जीव के पास होगा, किसी बैक्टीरिया के पास होगा, तो उस पर उस एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं होगा। उस एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि
इसके पास एक ऐसा पदार्थ है उस बैक्टीरिया के पास जो उस एंटीबायोटिक को क्या कर रहा है, नष्ट कर रहा है। उस एंटीबायोटिक को क्या कर रहा है, नष्ट। और यह पदार्थ आपका किससे बन रहा है, एक जीन के कारण से बन रहा है। यह जीन के कारण से बन रहा है। अब देखो, ये जो आपके एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होते हैं, ये कौन कौन से हैं, ये एंटीबायोटिक के नाम के आधार पर ही हैं। जैसे एक एंटीबायोटिक होती है जिसे हम बोलते हैं एम्फिसिलिन। एक एंटीबायोटिक होती है जिसका नाम होता है एम्फिसिलिन। एक एंटीबायोटिक होती है जिसका नाम होता है टेट्रासाइक्लिन। एक एंटीबायोटिक होता है जिसका नाम होता है क्लोरोमेफेनिकोल। तो ये एंटीबायोटिक के क्या हैं, नाम। तो किसी बैक्टीरिया के पास या किसी प्लाज्मिड में ऐसा जीन हो सकता है जो इन दवाइयों का या इन एंटीबायोटिक के असर को क्या करता है, खत्म करता है, इन एंटीबायोटिक का असर नहीं होने देता है। और अगर एंटीबायोटिक का असर नहीं होगा तो हम पहचान जाएंगे कि अगर इस प्लाज्मिड पर इस एंटीबायोटिक का असर नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये जो प्लाज्मिड है ये हमारे उस बैक्टीरिया के अंदर पहुंच गया है। तो ये पहचानने के लिए हमारे क्या होते हैं, काम में आते हैं। ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होते हैं ये हमारे पहचान योग्य क्या होते हैं, स्थल होते हैं, जिनकी सहायता से हम किसको पहचान सकते हैं, उस बैक्टीरिया को पहचान सकते हैं जिसके अंतर्गत हमारा ये प्लाज्मिड है ये पहुंचे जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि पहचान योग्य स्थल के रूप में हम किसको काम में लेते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को काम में लेते हैं। जैसे हमारे पीबीआर के पास, कौन कौन से पहचान योग्य स्थल हैं, एम्फिसिलिन का रेजिस्टेंस जीन है। देखो एम्फिसिलिन ये आर का मतलब रेजिस्टेंस वाला, ये टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंस का इसके पास जीन है। और इसके पास दो पहचान योग्य स्थल हैं। कितने, दो। ये दो क्यों है वो भी हम आगे समझेंगे। एक के द्वारा आप ऐसे बोलोगे कि पहचान तो हम एक के द्वारा भी सकते थे, लेकिन दो का भी महत्व है। तो इसके पास दो पहचान योग्य क्या है, स्थल। ये ORI समझ गए, ये पहचान योग्य आप क्या समझ गए, स्थल समझ गए। फिर नेक्स्ट चीज देखो, नेक्स्ट क्या होगा भाई, नेक्स्ट तीसरे नंबर पर क्या होना चाहिए, क्लोनिंग स्थल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्लोनिंग स्थल। अब ये क्लोनिंग स्थल है क्या, देखो आप ऐसे समझो, मान लो ये हमारे पास क्या था, प्लाज्मिड था, गोलाकार डीएनए का खंड। अब इसके अंतर्गत हमें हमारे वांछित जीन को डालना है। इस प्लाज्मिड, ये वाहक ही तो है, इसके अंतर्गत हमारे वांछित जीन को डालना है। अब वांछित जीन कैसे डालेंगे, सबसे पहले इसको हम काटेंगे। क्या करेंगे, काटेंगे। काटेंगे किसके द्वारा, एंजाइम के द्वारा। किसके द्वारा हम काटेंगे, एंजाइम के द्वारा इसको हमें काटेंगे। और जब एंजाइम के द्वारा इसको काटेंगे तभी तो इसके अंतर्गत हम वांछित जीन को जोड़ेंगे। तो इसका मतलब इसके पास उस एंजाइम के लिए क्या होना चाहिए, स्थल होना चाहिए। उस प्रतिबंधन एंजाइम के लिए क्या होना चाहिए, स्थल होना चाहिए। और जहां पर उसको हम काट कर क्या जोड़ सके, जीन को जोड़ सके। जहां पर हम जोड़ते हैं उस जगह को हम बोलते हैं क्लोनिंग स्थल, क्योंकि यही वो स्थल है जहां पर हम हमारे जीन को जोड़ेंगे और फिर हमारा जीन अपनी कॉपी बनाएगा। इसका मतलब ये जो क्लोनिंग स्थल होते हैं ये क्या होते हैं, एंजाइम के स्थल जहां वांछित जीन को जोड़ा जाता है, वहां पर उस वांछित जीन को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। और जोड़ेंगे कब, पहले इसको हम क्या करेंगे, काटेंगे। काटेंगे किससे, एंजाइम से।
अब आप मेरे को यह बताओ, एक प्लाज्मिड के अंदर अलग अलग एंजाइमों के लिए अलग अलग स्थल होते हैं, जैसे हमने पढ़े थे, उसमें बहुत सारे स्थल हैं पीबीआर में। लेकिन ध्यान से सुनने की बात यह है कि एक अच्छा वाहक वही होता है जिसके पास एक एंजाइम के लिए सामान्यतया एक ही स्थल होना चाहिए। अब सपोज करो कि यह आपका वाहक है और एक एंजाइम है जिसका नाम है इकोआर फर्स्ट। यदि इस वाहक के पास इस इकोआर फर्स्ट के लिए एक स्थल ये हो गया, एक दूसरा स्थल ये हो गया, तीसरा स्थल ये हो गया, चौथा स्थल ये हो गया, मतलब यहां पर वो काम कर सकता है। तो ये तो इकोआर फर्स्ट तो इस वाहक को यहां से भी काट देगा, 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 सब जगह से काट देगा। एक तरीके से वाहक को काट 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 कर उसका क्या बना देगा, बहुत सारे क्या बना देगा, टुकड़े बना देगा। तो हमें ऐसा वाहक चाहिए क्या जिसके पास एक ही एंजाइम के बहुत सारे स्थल हो? नहीं भाई, ये तो फिर हमारे लिए समस्या और पैदा कर देगा, बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे वाहक के। तो सामान्य तौर पर एक वाहक में या एक प्लाज्मिड में एक एंजाइम के लिए एक ही स्थल होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए भाई? तो हमें क्या होना चाहिए, यह भी विशेषता ध्यान रखनी चाहिए कि वाहक में एक एंजाइम के लिए कुछ या एक ही स्थल होना चाहिए, बहुत ज्यादा स्थल बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। यह एक अच्छे वाहक का गुण नहीं होता है। तो वाहक में क्लोनिंग स्थल होना चाहिए, और वो क्लोनिंग स्थल भी एक या दो मान लो, तीन मान लो, कुछ मान लो, या फिर सबसे बेस्ट तो है कि एक ही होना चाहिए। तो ये सारी बात आप समझ गए होंगे। अब देखो, आप सपोज करो कि हमारे पास एक अच्छा वाहक आ गया है। हमारे पास क्या आ गया है? एक अच्छा वाहक आ गया। यह है हमारा प्लाज्मिड, और इस प्लाज्मिड में हमने हमारा क्या जोड़ दिया है? जीन जोड़ दिया है। सॉरी, हम पहले यह समझते हैं कि यह हमारा क्या है? प्लाज्मिड है। इसको हमने काट लिया। काटने के बाद में और इसके साथ साथ में इसको यहां पर हमने हमारा वांछित जीन डाल दिया, दोनों को एक जगह रख दिया। रखने के बाद हम मान रहे हैं कि ये दोनों जुड़ जाएंगे, क्योंकि इनके सिरे कैसे होते हैं? चिपचिपे होते हैं। लेकिन संभावना तो यह बनती है कि ये जुड़ भी सकते हैं और नहीं भी जुड़ सकते हैं, जुड़ भी सकते हैं और नहीं भी जुड़ सकते हैं। तो क्या होगा कि इन दोनों के जुड़ने से दो स्थिति बन सकती हैं। एक स्थिति तो क्या बन सकती है भाई? एक स्थिति तो यह बन सकती है कि इस प्लाज्मिड के अंदर यह हमारा वांछित जीन जुड़ जाए। प्लाज्मिड के अंदर हमारा वांछित जीन क्या हो जाए? जुड़ जाए। यह क्या है? वांछित जीन। और ये क्या है? हमारा प्लाज्मिड। तो एक तो ये स्थिति हो सकती है जिसके अंतर्गत आपका वांछित जीन है प्लाज्मिड में जुड़ जाए, और इसे हम क्या बोलेंगे? पुनर्योगज डीएनए। भैया तो दो जुड़ने से बन गया ना, तो पुनर्योगज डीएनए। और हो सकता है कि ये दोनों जुड़े ही नहीं, ये आपका प्लाज्मिड के दोनों चिपचिपे सिरे आपस में ही जुड़ जाएं। तो दूसरी स्थिति क्या हो सकती है कि ये प्लाज्मिड वापस अपने आप ही जुड़ जाए। ये डीएनए तो है, लेकिन कैसा है? अपुनर्योगज डीएनए है। कैसा डीएनए बन गया? अपुनर्योगज डीएनए। तो कहने का मतलब यह है कि पुनर्योगज डीएनए भी हो सकता है
और अपुनर्योगज डीएनए भी हो सकता है। ये दोनों डीएनए बनने की संभावना रहती है। अब हमें कौन सा पहुंचाना है प्रपोसी कोशिका में, ये वाला काम का है हमारे लिए कि ये वाला, आप खुद ही बताओ। क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि इस वांछित जीन के उत्पाद को क्या करना, प्राप्त करना, इस वांछित जीन के उत्पाद को। और वांछित जीन का उत्पाद इससे प्राप्त होगा कि इससे प्राप्त होगा, पुनर्योगज से प्राप्त होगा। इसका मतलब हम प्रपोसी कोशिका में कौन से को पहुंचाना चाहते हैं, पुनर्योगज डीएनए को पहुंचाना चाहते हैं। कैसे पहुंचाएंगे भाई, देखो भाई, मान लो कि ये तीन आपके पास प्रपोसी कोशिका के उदाहरण हैं ये एक ही, जैसे इकोलाई है, प्रपोसी कोशिका। अब हमारे यहां पर देखो, ये पुनर्योगज डीएनए भी बना है, अपुनर्योगज डीएनए भी बना है, ये दोनों बने हैं। ये है हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए और ये है नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसको हम कहां पहुंचा रहे हैं, प्रपोसी कोशिका में। हम देख रहे हैं कि कैसे पहचानेंगे, हम उस प्रपोसी कोशिका को कैसे पहचानेंगे कि इसके अंतर्गत पहुंचा है या नहीं पहुंचा। तो देखो, हो सकता है प्रपोसी कोशिका में यह पहुंच जाए, हो सकता है किसी प्रपोसी कोशिका में यह पहुंच जाए, और हो यह भी सकता है कि किसी प्रपोसी कोशिका में ना तो यह पहुंचे ना यह पहुंचे, ऐसा भी तो हो सकता है। तो अगर प्रपोसी कोशिका में पहले वाला पहुंच गया, कौन सा पहुंच गया, पहले वाला, तो फिर तो बढ़िया है, फिर तो क्या है, बढ़िया है। और अगर ये वाला पहुंचा तो भी हमारे लिए कोई काम का नहीं है, और कोई भी नहीं पहुंचा तो भी हमारे लिए तो कोई काम का नहीं है। ध्यान से सुनने की बात यह है कि अगर इन दोनों में से कोई सा भी डीएनए इस प्रपोसी कोशिका में नहीं पहुंचता है तो उस प्रपोसी कोशिका को कहा जाता है अरूपांतरज, अर्थात यह कोशिका बदली ही नहीं है, इसके अंतर्गत हमारा कोई सा भी डीएनए नहीं पहुंचा है, ना तो ये नॉन रिकॉम्बिनेंट पहुंचा है और ना ही रिकॉम्बिनेंट वाला पहुंचा है। और जिसमें पहुंच जाता है उसे क्या कहा जाता है, रूपांतरज कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, रूपांतरज। भाई इनके अंतर्गत पहुंच तो गया, अब कैसा पहुंचा वो डिपेंड नहीं कर रहा, लेकिन पहुंच गया। अब देखो रूपांतरज के भी दो रूप हो गए। पहला वाला कैसा हो गया, पुनर्योगज, पुनर्योगज रूपांतरज, और ये हो गया है हमारा अपुनर्योगज रूपांतरज। तो हमारे जो पहचान योग्य स्थल होते हैं, जो हमारे पहचान योग्य स्थल, जिसे हम बोल रहे थे आपके टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस था, एम्फिसिलिन का रेजिस्टेंस था, वो इनको पहचानने में काम में आते हैं। वो हमें बताएंगे कि यह प्रपोशिका रूपांतरज है, सॉरी अरूपांतरज है कि रूपांतरज, और फिर ये ऐसे भी बताएंगे कि आपकी पुनर्योगज रूपांतरज है या अपुनर्योगज रूपांतरज, ये हमें बताएंगे। और कैसे बताएंगे, आप सपोज करो कि ये जो हमारा वांछित जीन है, ये हमने टेट्रासाइक्लिन वाले रेजिस्टेंस वाले जीन की स्थल पर डाल दिया, इस वाले स्थल पर हमने क्या कर दिया, डाल दिया। जैसे ही इसको डाला तो टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंस तो क्या हो गया, समाप्त। जैसे ये डाला तो आपके रिकॉम्बिनेंट डीएनए में टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंस क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। अर्थात टेट्रासाइक्लिन अब इनके ऊपर असर करेगा,
रिकॉम्बिनेंट डीएनए जिसमें भी होगा उसके ऊपर टेट्रासाइक्लिन क्या करेगा, असर करेगा। और जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं होगा तो उसका टेट्रासाइक्लिन अभी सक्रिय है, इस कारण उस पर टेट्रासाइक्लिन असर नहीं करेगा। तो ध्यान से सुनने की बात यह है कि आपके सबसे पहले हम रूपांतरज और अरूपांतरज को पहचानते हैं। तो रूपांतरज और अरूपांतरज में देखो, अरूपांतरज के पास ना तो टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंस है और ना ही एम्फिसिलिन का रेजिस्टेंस है। तो जैसे ही टेट्रासाइक्लिन वाला रेजिस्टेंस इस पर आएगा या टेट्रासाइक्लिन इस पर डालेंगे, ये क्या हो जाएगा, समाप्त। एम्फिसिलिन डालेंगे, ये समाप्त हो जाएगा। जबकि ये वाले हैं एम्फिसिलिन से दोनों ही नष्ट नहीं होंगे, क्योंकि एम्फिसिलिन वाला तो इसके पास भी सक्रिय है और इसके पास भी सक्रिय है। तो हम एम्फिसिलिन से आपके अरूपांतरज को किससे पहचान सकते हैं, रूपांतरज से। अगर एम्फिसिलिन वाले से जो कोशिका नष्ट हो गई, इसका मतलब वो अरूपांतरज थी। और एम्फिसिलिन से जो कोशिका बच गई है प्रपोसी, इसका मतलब वो क्या थी, रूपांतरज। अब इन दोनों में कैसे पहचानेंगे भाई, इन दोनों में कैसे पहचानेंगे? इन दोनों में पहचानने के लिए फिर हम किसको लेंगे, टेट्रासाइक्लिन को। अब देखो इसके पास टेट्रासाइक्लिन से बचने का कोई विशेष गुण नहीं है। किससे बचने के लिए, टेट्रासाइक्लिन से। क्यों? क्योंकि टेट्रासाइक्लिन वाले जीन में हमने क्या डाल दिया था, हमारा वांछित जीन, जिसके कारण से उसका रेजिस्टेंस हो गया था समाप्त। तो इन दोनों को टेट्रासाइक्लिन की प्लेट में डालेंगे और जैसे ही हम टेट्रासाइक्लिन की प्लेट के अंतर्गत इनको डालेंगे तो ये जो अपुनर्योगज होगा ये तो वृद्धि करेगा और ये वाला आपका वृद्धि नहीं करेगा, ये वाला वृद्धि नहीं करेगा। इस कारण हम क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। किसके द्वारा, उन पहचान योग्य स्थल के द्वारा। तो इस प्रकार से हमारे जो वाहक होते हैं उनके पहचान योग्य स्थल होते हैं, वो काम में आते हैं। तो ये सारी बातें हमने देख ली हैं कि एक वाहक होता है उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो आप पीबीआर 322 पर वापस आ सकते हैं। तो ये देखो सारी चीजें आपको बता दी हैं। ये आरओपी क्या है? आरओपी का मतलब क्या है कि एक ऐसा स्थल है जो इसकी कॉपी बनाने की प्रक्रिया को क्या करता है, नियंत्रित करता है। इसकी कॉपी बनाने की, भाई कितनी कॉपी बननी है, बहुत ज्यादा कॉपी भी नहीं बनानी है, तो उस प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाला क्या है, एक जीन है। तो ये था हमारा पीबीआर 322। क्या था, पीबीआर 322। बाकी आपको बताया ही था कि पादप कोशिका है तो उसके लिए हम कौन सा वाहक काम में लेते हैं, उसके लिए हम काम में लेते हैं एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। देखो ये एक क्या है, जीवाणु। इसको हम पादप कोशिका के लिए क्या कर लेते हैं, काम में लेते हैं। सामान्य रूप से यह पादप कोशिका में क्या करता है, पादप में गांठ बनाता है अर्थात ट्यूमर बनाता है नॉर्मली। लेकिन हम क्या करते हैं कि इसके पास एक प्लाज्मिड होता है जिसका नाम होता है टीआई प्लाज्मिड। इसके पास क्या हो, कौन सा प्लाज्मिड होता है, एग्रोबैक्टीरियम के पास टीआई प्लाज्मिड होता है और यही वाहक के रूप में काम में आता है। इसको क्या कर देते हैं, हमें इसको हम इसकी रोग कारक क्षमता को नष्ट कर देते हैं, जिसके कारण से ये पादप में ट्यूमर तो उत्पन्न नहीं करेगा लेकिन किस रूप में काम में आएगा, वाहक के रूप में काम में आएगा। इसके साथ साथ में यदि हम देखें तो जंतु कोशिका होती है। कौन सी कोशिका, जंतु कोशिका।
उसके लिए हम वाहक के रूप में किसको काम में लेते हैं? रेट्रोवायरस को काम में लेते हैं। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है कि आपका वाहक होता है वो कौन सा काम में लिया जाता है, किस प्रकार से वो काम में आता है। एक प्लाज्मिड अर्थात पीबीआर 322 है जो मुख्य रूप से प्लाज्मिड के रूप में काम में लिया जाता है, वो क्या होता है, कौन कौन सी उसके अंतर्गत विशेषताएं पाई जाती हैं। आप सभी लोगों को हमारा ये वीडियो है ये कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और साथ साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।